हम सब ने वो सुबह देखी हैं। मतलब जब अलार्म बजता है, आंखें भारी होती हैं और बस स्क्रीन की तरफ देखने का भी मन नहीं करता। बिल्कुल। आजकल के इस बर्नआउट कल्चर में जहाँ हर कोई एक अनथीन रेस में भाग रहा है, ऐसा लगता है जैसे दुनिया का सारा बोझ बस हमारे ही कंधों पर है। हाँ, एकदम सही कहा आपने। और आज के इस गहरे विश्लेषण में हम बिल्कुल इसी एहसास की तह तक जाने वाले हैं। हमारे पास द परसिस्टेंस ऑफ द 5 AM बस नाम की एक बहुत ही मार्मिक और विचारोत्तेजक कहानी है। बहुत ही शानदार कहानी है ये। तो हमारा मकसद इस चर्चा से कुछ ऐसे ठोस और काम के सबक निकालना है जो आज के इस थका देने वाले कॉर्पोरेट माहौल में खासकर हमारे युवा प्रोफेशनल्स को थोड़ी क्लैरिटी दे सकें। और ये चर्चा सिर्फ एक कहानी का पार्ट नहीं है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये एक आधुनिक युवा कर्मचारी जो खुद को दुनिया का सबसे थका हुआ इंसान मानता है और दृढ़ता की एक ऐतिहासिक मिसाल के बीच का सीधा संवाद है। हाँ, एक बुजुर्ग महिला जो उस बस में मिलती है। बिल्कुल। ये कहानी हमें प्रोडक्टिव संघर्ष और जिसे हम कहते हैं बिना काम की आत्मदया या अनप्रोडक्टिव सेल्फ पिटी, उसके बीच का असली फर्क समझाती है। तो कहानी की शुरुआती दृश्य से ही बात शुरू करते हैं। इमेजिन कीजिए सुबह के 5 बजे का वक्त है, एक खाली और शांत बस स्टॉप। यहाँ हमारी मुलाकात होती है 22 साल के अर्जुन से, जो अपनी लंबी नाइट शिफ्ट खत्म करके आया है। हाँ, एक बीपीओ में काम करता है। उसके कानों में ईयरफोन है, आंखें एकदम सूजी हुई हैं। कहानी में जिस तरह अर्जुन को पेश किया गया है ना, उससे साफ झलकता है कि उसे लगता है जैसे उसकी जिंदगी इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल है। वो एक तरह से पूरी दुनिया से नाराज है। फिर वो बस में चढ़ता है। बस लगभग खाली है। वो अपनी पसंदीदा कोने वाली सीट पर बैठना चाहता है, लेकिन तभी एक छोटी सी घटना होती है जो पूरी कहानी का रुख तय कर देती है। वो अखबार वाली घटना। हाँ, वो उस खाली सीट की तरफ बढ़ता है, लेकिन वहाँ एक पुराना अखबार रखा हुआ है। अब सामान्य तौर पर कोई भी उस अखबार को हटाकर बैठ जाता। बिल्कुल, पर अर्जुन शायद इतना थका है या चिड़चिड़ा है कि वो उस अखबार को हटाने के बजाय खिसक कर दूसरी तरफ बैठ जाता है, ठीक एक बुजुर्ग महिला सावित्री देवी के बगल में। और ये एक बहुत ही गहरा प्रतीक है, मतलब एक सिंबल है। एकदम। जीवन में कई बार एक बहुत ही छोटी सी असुविधा, जैसे सीट पर रखा वो पुराना अखबार, हमें जीवन के सबसे बड़े सबक के बिल्कुल बगल में लाकर बिठा देती है। अगर वो अखबार वहाँ नहीं होता तो अर्जुन अपनी दुनिया में खोया रहता और ये बातचीत कभी शुरू ही नहीं होती। वही तो। और यहाँ उस जगह को समझना भी बहुत जरूरी है। सुबह 5 बजे की बस, सावित्री देवी जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, उनकी साड़ी पुरानी है, हाथों पर मेहनत के निशान है, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति है। और जब वो अर्जुन से बस यूं ही मुस्कुराते हुए पूछती हैं कि वो इतनी सुबह काम पर जा रहा है या लौट रहा है, तो अर्जुन बुरी तरह भड़क जाता है। वो अपनी सारी भड़ास निकाल देता है। हाँ, वो कहता है कि वो पूरी तरह टूट चुका है। बॉस का प्रेशर, रात भर क्लाइंट्स का चिल्लाना, और फिर वो एक ऐसी बात कहता है जो शायद आज की पूरी जनरेशन का एंथम बन चुकी है कि मेरी जनरेशन के साथ बहुत बुरा होता है, कोई रिस्पेक्ट नहीं। हाँ, पैसे भी कम और नींद भी नहीं। अब देखिए, ईमानदारी से कहूँ तो क्या अर्जुन यहाँ पूरी तरह गलत है? आज का वर्क कल्चर वाकई बहुत टॉक्सिक है। मेंटल बर्नआउट एक असली चीज है। बिल्कुल। तो क्या उसकी शिकायत जायज नहीं है? देखिए, ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। अर्जुन का जो मेंटल बर्नआउट है वो पूरी तरह असली है, उसे हम खारिज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ कहानी उस 5 बजे की बस के जरिए एक बहुत ही शानदार बात छेड़ती है। वो ट्रांजिशन स्पेस वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, मनोविज्ञान में इस तरह की जगह को ट्रांजिशन स्पेस कहा जाता है। इसे ऐसे समझें जैसे ऑफिस से घर लौटते वक्त कैब का वो आधे घंटे का सफर, जहाँ आपका दिमाग ना तो पूरी तरह ऑफिस में होता है और ना ही घर पहुँचा होता है। एकदम सही। वो एक ऐसा समय होता है जब इंसान खुद से सबसे ज्यादा सच बोलता है। ये 5 बजे की बस भी अर्जुन के व्यक्तिगत संघर्ष और सावित्री देवी की जो विरासत में मिली ताकत है, उसके बीच का एक ट्रांजिशन स्पेस है। तो मतलब अर्जुन गलत नहीं है कि उसकी लाइफ मुश्किल है? नहीं, समस्या उसके रिस्पेक्ट यानी सम्मान मांगने के तरीके में है। अर्जुन सोचता है कि उसने काम किया है तो उसे तुरंत सम्मान मिलना चाहिए। वो सम्मान की एक तरह से मांग कर रहा है, जबकि सावित्री देवी का जो शांत और गरिमापूर्ण व्यवहार है वो साबित करता है कि असली सम्मान मांगा नहीं जाता। बिल्कुल। वो आपकी खामोशी, आपके धैर्य और आपके काम में अपने आप झलकता है। अर्जुन उस सम्मान की कमी से चिड़चिड़ा हो गया है, जबकि सावित्री देवी के पास एक ऐसी गरिमा है जिसे कोई टॉक्सिक बॉस या कोई माहौल छीन ही नहीं सकता। क्या बात है। और सावित्री देवी अर्जुन की इस भड़ास का कोई कड़ा जवाब नहीं देती। वो ना तो उसे लेक्चर देती हैं और ना ही आजकल की पीढ़ी को कोसती हैं। वो बस खिड़की के बाहर देखती है। हाँ, और अपने पुराने झोले से एक तस्वीर निकालती हैं।
एक प्लास्टिक पाउच में बहुत ही हिफाजत से रखी हुई तस्वीर, जैसे कोई बहुत बड़ा खजाना हो, जिसमें उनके पोते राहुल की फोटो है, जिसने ग्रेजुएशन का गाउन पहना हुआ है और उसके हाथ में डिग्री है। सावित्री देवी बहुत प्यार से बताती हैं कि राहुल ने पिछले ही महीने अपनी इंजीनियरिंग पूरी की है। और तब अर्जुन बस एक फॉर्मल तरीके से बधाई देता है। लेकिन तभी सावित्री देवी एक ऐसा वाक्य बोलती है जो अर्जुन को और इस कहानी को पढ़ने वाले हर इंसान को चौंका देता है। वो कहती हैं, 20 साल लगे मुझे ये फोटो लेने में। 20 साल, ये सुनकर तो कोई भी इंसान ठहर जाएगा। यहीं से ये कहानी अपने सबसे गहरे और भावनात्मक हिस्से में प्रवेश करती है। एक तरह से ये वो बिंदु है जहां एक युवा की आधुनिक कॉर्पोरेट थकान का सामना एक पिछली पीढ़ी के अकल्पनीय और खामोश संघर्ष से होता है। एकदम सही कहा आपने। अर्जुन भी पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और तब सावित्री बिना किसी मेलोड्रामा के बहुत ही सहज स्वर में अपनी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि जब राहुल सिर्फ 3 साल का था तब उनके बेटे का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया था। परिवार में सिर्फ सावित्री और उनकी बहू रह गए थे और राहुल की जिम्मेदारी, उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए सावित्री ने एक साथ 3 काम किए और उन 3 नौकरियों का जो विवरण है ना, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सच में, सुबह 5 बजे वो लोगों के घरों में जाकर बर्तन मांजती थी, दोपहर को एक स्कूल में झाड़ू लगाने का काम करती थी और फिर शाम को एक दुकान पर कैशियर का काम। 3 अलग-अलग नौकरियां, हर दिन बिना किसी छुट्टी के, लगातार 20 सालों तक। जरा इस रूटीन की गंभीरता को महसूस कीजिए। सुबह 5 बजे ठंडे पानी में दूसरों के जूठे बर्तन मांजना, दोपहर की चिलचिलाती धूप में एक बड़े से स्कूल में झाड़ू लगाना और फिर शाम को थक चूर होने के बावजूद एक दुकान पर पैसों का हिसाब रखना। ये कोई आम शारीरिक थकान नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इंसान को मानसिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह निचोड़ देने वाली दिनचर्या है। जब सावित्री अपने हाथों की तरफ देखती हैं तो कहानी में एक बहुत ही मारक कॉन्ट्रास्ट उभर कर आता है। हाँ, एक तरफ अर्जुन के जवान, मुलायम और चिकने हाथ हैं जो कीबोर्ड और माउस चलाते हैं, और दूसरी तरफ सावित्री के खुरदुरे, कठोर और काम से पूरी तरह घिसे हुए हाथ हैं, जिन पर मानो एक पूरी जिंदगी और एक पूरा संघर्ष लिखा हुआ है। ये कॉन्ट्रास्ट आज की उस थकान, जिसे हम अक्सर दुनिया का सबसे बड़ा दुख मान लेते हैं, और पिछली पीढ़ी के उस चुपचाप सहे गए संघर्ष के बीच का एक बहुत बड़ा आईना है। लेकिन एक सवाल उठता है कि वो ये सब कर कैसे पाई? मतलब इंसान आखिर किस मिट्टी का बना होता है कि वो 20 साल तक इस रूटीन को बर्दाश्त कर ले? इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्रेरणा थी। हाँ, सावित्री देवी बताती हैं कि जब राहुल रात को टेबल लैंप की रोशनी में पड़ता था तो वो बस यही सोचती थी कि ये रोशनी कभी बुझनी नहीं चाहिए। कहानी में एक बहुत ही भावुक रात का जिक्र है। वो बारिश वाली रात। बिल्कुल, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। सावित्री काम से लौटी, पूरी तरह भीगी हुई और थकी हुई। उन्होंने देखा कि राहुल सो गया है, किताबें खुली हैं और टेबल पर एक छोटा सा नोट रखा है। और उस नोट पे लिखा था, दादी, मैं इंजीनियर बनूंगा, तुम्हें फिर कभी सुबह 5 बजे नहीं जाने दूंगा। यही वो पल था, यही वो ईंधन था जो सावित्री को हर दिन टूटने के बावजूद अगले दिन सुबह उठने की ताकत देता था। वो नोट ही उस विरासत में मिली ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक है। देखिए, अर्जुन आज जिस बर्नआउट का शिकार है, उसका एक बड़ा कारण ये है कि उसे अपने काम में कोई गहरा अर्थ या पर्पस दिखाई नहीं दे रहा है। वो सिर्फ एक रूटीन में फंसा है। हाँ, लेकिन सावित्री देवी का संघर्ष उद्देश्यपूर्ण था। हर बर्तन जो उन्होंने मांझा, हर कमरा जहां उन्होंने झाड़ू लगाई, वो राहुल के भविष्य की नींव रख रहा था। उस टेबल लैंप की रोशनी सिर्फ एक बल्ब की रोशनी नहीं थी, वो उस परिवार के अस्तित्व की उम्मीद थी, जिसे हम कहते हैं उनका संघर्ष प्रोडक्टिव था। लेकिन जैसा कि असल जिंदगी में होता है, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो इंसान को पूरी तरह तोड़ देता है। अर्जुन भी कहानी में इतना खो चुका है कि वो पूछता है, क्या उसके बाद सब ठीक हो गया? और तब सावित्री एक हल्की सी फीकी हंसी के साथ कहती हैं, नहीं बेटा, ठीक क्या होता है इतनी जल्दी। ये हिस्सा बहुत भारी है। राहुल जब इंजीनियरिंग के 2nd ईयर में था तो उसका एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। उसके पैर की हड्डी टूट जाती है और वो 6 महीने के लिए बिस्तर पे आ जाता है। उस समय दर्द और निराशा से टूटकर राहुल अपनी दादी से कहता है, दादी, मैं नहीं कर सकता, मैं छोड़ देता हूँ। मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगी। जरा इस बात की गहराई को समझिए। 20 साल का खून पसीना, 20 साल की वो 5 बजे की सुबह और आपकी इकलौती उम्मीद, वो इकलौता इंसान जिसके लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, वो हार मान रहा है। इंसान को पूरी तरह तबाह करने के लिए काफी है। ये दृश्य इस पूरी चर्चा का भावनात्मक केंद्र है। एक इंसान उस वक्त क्या करता है जब उसका सबसे बड़ा क्यू,
ही हार मान ले। और सावित्री यहाँ क्या करती हैं? वो राहुल के सामने एक आंसू नहीं बहाती। वो बताती हैं कि उस रात वो बाथरूम में गईं, उन्होंने दरवाजा बंद किया और वो पूरी रात रोईं। अकेले, छुपकर, ताकि राहुल को उनके रोने की जरा सी भी आवाज ना आ सके। और अगली सुबह 5 बजे वो फिर से अपने काम पर निकल गईं। कहानी में उनका ये संवाद सच में दिल को चीर देने वाला है, क्योंकि रोना रात को होता है बेटा, सुबह फिर चलते हैं। रोना रात को होता है, सुबह फिर चलते हैं। इस बात पर हमें बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। आज के समय में जब हम सोशल मीडिया पर अपनी हर छोटी बड़ी परेशानी को तुरंत साझा कर देते हैं, अपनी थकान और अपने स्ट्रगल्स को दुनिया के सामने वैलिडेट करवाना चाहते हैं, तब सावित्री का ये कदम बहुत कुछ सिखाता है। उन्होंने अपने जीवन के सबसे बड़े दर्द को एक बंद बाथरूम में समेट लिया ताकि उनके पोते का मनोबल ना टूटे। और उनका उस बस में इतना शांत और स्थिर दिखना कोई इत्तेफाक नहीं है। वो शांति उस अपार दर्द को पी जाने के बाद आई है। ये हमें सिखाता है कि भावनाएं महसूस करना या रोना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन उन भावनाओं को अपनी जिम्मेदारियों के रास्ते की रुकावट ना बनने देना, असली ताकत वही है। और ये सुनकर अर्जुन की आवाज भी भारी हो जाती है। वो पूछता है कि क्या राहुल ने अपनी डिग्री पूरी की? सावित्री मुस्कुराते हुए बताती हैं कि हाँ, उसने फर्स्ट क्लास में इंजीनियरिंग पूरी की और अब उसे एक बहुत अच्छी कंपनी में काम भी मिल गया है। और राहुल अब अपनी दादी से कहता है कि वो घर पर बैठें और आराम करें। लेकिन कहानी का एक और ट्विस्ट यह है कि सावित्री ने उसी 5 बजे की बस को चुना है। वो कहती है, आदत जो पड़ गई है। ये सुनकर अर्जुन फिर से अपने मुलायम और जवान हाथों को देखता है और फिर सावित्री के खुरदरे आंखों को। और वो बहुत ही धीमे स्वर में एक सवाल पूछता है जो शायद हर युवा पूछना चाहेगा, आंटी आप थक नहीं गई कभी? और सावित्री देवी का जो जवाब है वो आज के हर युवा प्रोफेशनल को अपने वर्क डेस्क पर लिखकर रख लेना चाहिए। वो सीधा अर्जुन की आंखों में देखती हैं और कहती हैं, गया ना, रोजाना। यानी वो हर दिन थकती थी। लेकिन उसके तुरंत बाद वो जो कहती हैं वो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा फलसफा है। लेकिन बेटा, थकान और हार ये दोनों अलग होते हैं। तेरी लाइफ मुश्किल है, ये सच है, लेकिन मुश्किल और बेकार ये एक नहीं होते। थकान और हार अलग हैं, मुश्किल और बेकार अलग हैं। ये सच में सोचने वाली बात है। तो जो प्रोफेशनल्स आज बर्नआउट से जूझ रहे हैं, उन्हें इस बात को अपनी असल जिंदगी में कैसे लागू करना चाहिए? देखिए, यहाँ हमें 2 बहुत ही महत्वपूर्ण धारणाओं को समझना होगा, प्रोडक्टिव स्ट्राइविंग और अनप्रोडक्टिव सेल्फ पिटी। इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। प्रोडक्टिव स्ट्राइविंग ऐसा है जैसे आप जिम में वर्कआउट कर रहे हैं। आप थकेंगे, दर्द होगा। हाँ, आपकी मांसपेशियां दर्द करेंगी, लेकिन आपको पता है कि ये थकान आपको मजबूत बना रही है। जब आप किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम कर रहे होते हैं, चाहे वो आपके परिवार का भविष्य हो, आपका कोई पैशन हो, तो आप सावित्री देवी की तरह हर दिन थकेंगे। लेकिन ये थकान आपको अंदर से खाली नहीं करती। बिल्कुल। दूसरी तरफ है अनप्रोडक्टिव सेल्फ पिटी। ये ऐसा है जैसे आप एक ही जगह खड़े होकर गोल गोल घूम रहे हैं। आप थकेंगे, इसमें भी चक्कर भी आएंगे, लेकिन आप पहुंचेंगे कहीं नहीं। और अर्जुन इसी का शिकार था। एकदम। जब हम सिर्फ अपनी परेशानियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, शिकायतें करते रहते हैं, तो वो थकान हमें हार की तरफ ले जाती है। काम का मुश्किल होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो बेकार है। क्या बात है। ये वर्कआउट वाला उदाहरण बहुत ही सटीक है और मुझे लगता है कि ये बात अर्जुन के अंदर तक उतर गई। बस का स्टॉप आ जाता है। सावित्री देवी अपना पुराना झोला उठाती हैं और जाने से पहले मुस्कुराकर अर्जुन से कहती हैं, चल बेटा, घर जा, सो जा, कल फिर उठ जाना। और वो अंधेरे में उसी 5 बजे की सुबह में आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन इस मुलाकात का अर्जुन पर जो असर होता है वो हमारी चर्चा के अंतिम और सबसे खूबसूरत हिस्से की ओर ले जाता है। कहानी के अंत में बताया गया है कि अर्जुन घर जाता है, लेकिन वो बिस्तर पर गिरकर सोने या अपनी किस्मत को कोसने की बजाय पहली बार एक अलग ही काम करता है। वो अपनी माँ को कॉल करता है। हाँ, और वो सिर्फ ये पूछने के लिए कॉल करता है, माँ तू ठीक है? ये अर्जुन के अंदर आया एक बहुत ही बड़ा इंटरनलाइज्ड शिफ्ट है। आसान शब्दों में कहें तो उसके सोचने का पूरा नजरिया ही पलट गया है। कुछ ही घंटे पहले अर्जुन खुद को दुनिया का सबसे थका हुआ इंसान मान रहा था, लेकिन सावित्री देवी की कहानी सुनने के बाद उसका ध्यान अपनी खुद की थकान से हटकर उन लोगों पर चला गया है जिन्होंने उसके लिए खामोशी से संघर्ष किया है। कहानी में ये भी है कि माँ फोन पर 10 सेकंड तक चुप रहती है और फिर कहती है, हाँ बेटा अब हूँ। ये 10 सेकंड की खामोशी ये दर्शाती है कि शायद उस माँ ने भी सालों तक किसी 5 बजे की बस का सफर तय किया होगा, अपने आंसू बाथरूम में छुपाए होंगे। और कभी अर्जुन ने पलटकर ये नहीं पूछा
कि वो कैसी है। अर्जुन को अब ये समझ आ गया है कि उसकी जो भी उपलब्धियां या सुविधाएं हैं वे किसी और के अनदेखे संघर्षों की नींव पर खड़ी हैं। बिल्कुल। और यहाँ कहानी हमें कुछ ऐसे विचार देती है जो सीधे दिल पर वार करते हैं। लिखा है, कुछ लोग अपनी थकान चिल्लाते हैं, कुछ लोग अपनी थकान पी जाते हैं। और सबसे अहम बात, फर्क ये नहीं कि जिंदगी किसी की मुश्किल है या नहीं, फर्क ये है तुम किसके लिए चल रहे हो। सचमुच, जब इंसान को ये समझ आ जाता है कि वो किसके लिए दौड़ रहा है, उसका क्यों क्या है, तो रास्ते की मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। और अंत में वो लाइन आती है, कोई तेरे लिए 5 बजे उठ रहा है तो उनके लिए मत थक। कोई तेरे लिए 5 बजे उठ रहा है तो उनके लिए मत थक। बिल्कुल। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज, जिन्होंने हमारी सफलता के लिए अपनी नींदें कुर्बान कर दी, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जब भी हमें बर्नआउट महसूस हो तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी ये रेस सिर्फ हमारी नहीं है, वो उद्देश्य ही हमें दोबारा खड़ा होने की ताकत देता है। बहुत ही गहरी बात है। तो आज की इस खास चर्चा को खत्म करने से पहले हम इस कहानी से परे जाकर एक नए और थोड़े चुभने वाले विचार पर बात करना चाहेंगे। बिल्कुल। सावित्री देवी की कहानी सुनने के बाद एक बहुत ही अजीब सा सवाल खड़ा होता है। हम सभी आज यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को, हमारी अगली पीढ़ी को वो संघर्ष न करना पड़े जो हमने या हमारे माता पिता ने किया। हम उन्हें हर सुख सुविधा देना चाहते हैं ताकि उन्हें कभी 5 बजे की बस न पकड़नी पड़े। लेकिन क्या इस पूरी प्रक्रिया में अगली पीढ़ी को हर संघर्ष से बचाकर हम अनजाने में अर्जुन जैसी एक पूरी पीढ़ी तो खड़ी नहीं कर रहे हैं? एक ऐसी पीढ़ी जिसके पास सुविधाएं तो सारी हैं, लेकिन छोटी सी मुश्किल आने पर वो टूट जाते हैं। क्या संघर्ष से पूरी तरह बचा लेना ही उन्हें इतना कमजोर बना रहा है कि वे अपनी ही शिकायतों के बोझ तले दब गए हैं? ये वाकई एक बहुत ही बेचैन करने वाला और विचार उत्तेजक सवाल है। क्या हमने अपनी अगली पीढ़ी को आराम देके उनकी लड़ने की क्षमता छीन ली है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। इस कहानी ने निश्चित रूप से थकान, संघर्ष और सम्मान के प्रति हमारे नजरिए को पूरी तरह बदल दिया है। उम्मीद है जब भी हम काम से थक जाते हैं या हार मानने का मन करता है तो हमें वो 5 बजे की बस और उसमें सफर करने वाली खामोश दृढ़ता जरूर याद आएगी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।